नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग हिंदी गद्य साहित्य में उपन्यास देख रहे हैं। आज की क्लास संख्या 16 है। इसके पहले 15 क्लास हो चुकी है और कल की क्लास पढ़ाते समय श्री लाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो 2009 में मिला था, उसको सही कर लीजिएगा। कल की क्लास में हमने श्री लाल शुक्ल को पढ़ाते समय ये लिखवा दिया था कि उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2011 में मिला था, तो वो आप लोग सही कर लीजिएगा। उनको पुरस्कार 2009 में मिला था और किसके साथ मिला था ये भी हमने आपको लिखवाया था, अमरकांत के साथ मिला था। ये पॉइंट आप लोग सही कर लीजिएगा। कब मिला था? 2009 में 2009 में मिला था श्रीलाल शुक्ल को 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके साथ मिला था? अमरकांत के साथ, मतलब संयुक्त रूप से। ये पॉइंट आप लोग सही कर लीजिएगा। 2009 कर लीजिएगा, इसको 2011 कर हमने लिखवा दिया था, छोटी सी गलती हो गई थी, तो इतना आप पहले इसको सही कर लीजिए। उसके बाद फिर आइए देखते हैं। देखो, जो कमियां रहेंगी उसको क्लास को देखने के बाद मैं पहले क्लास को अपलोड करता हूं, फिर क्लास को देखता हूं। जो कमियां रहती हैं मैं दूसरे क्लास में उसको दूर कर देता हूं। शायद ये पहली या दूसरी बार ऐसा हुआ है जहां पर हमने गलत पॉइंट आपको नोट करवाया है और उसको हमने दोबारा सही भी करवा दिया है। ऐसा नहीं कि नोट करवाने के बाद सही नहीं करवाया गया है, सही भी करवाया गया है, बताया भी गया है कि ये गलती हुई है, इसको सही कर लीजिए। तो ये शायद पहली बार हो या दूसरी बार हो कि लिखवाने में गलती हुई है और मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं किसी प्रकार की कोई गलती या गलत बिंदु आपको न लिखवाऊं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास संख्या 16। और आज हम देखेंगे प्रेमचंद्रोत्तर युग के ऐतिहासिक उपन्यास या उपन्यासकार, आप दोनों कह सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेमचंद्र युग के ऐतिहासिक उपन्यासकार को देख लेते हैं, उसके बाद उनके उपन्यासों को देखा जाए। तो चलो, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, प्रेमचंद्रोत्तर युग के ऐतिहासिक उपन्यासकार। प्रेमचंद्रोत्तर युग के ऐतिहासिक उपन्यासकार। प्रेमचंद्रोत्तर युग को हमने कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था। 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कौन कौन सा कंप्लीट किया है? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार को देख लिया है, साम्यवादी उपन्यासकार को देख लिया है और कल हमने आंचलिक उपन्यासकार को भी कंप्लीट कर लिया। आज क्या देख रहे हैं? आज देख रहे हैं ऐतिहासिक उपन्यासकार को। आज किसको देख रहे हैं? ऐतिहासिक उपन्यासकार। ये हमारी क्या है? हेडिंग है आज। प्रेमचंद्रोत्तर युग के ऐतिहासिक उपन्यासकार। आइए देखते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन कौन है। तो सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत, नंबर 1 पर लिख लीजिए, गोविंद बल्लभ पंत।
एक बार कैमरे को चेक कर लिया जाए, सही आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक, एक नंबर पर किसको देखा हमने? गोविंद वल्लभ पंत। जन्म की बात करें तो 1887 ईस्वी में जन्म हुआ, 1887 ईस्वी में जन्म हुआ और निधन हुआ था 1961 में। ठीक, 2 नंबर पर लिखिए उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट जन्म की बात करें तो 1898 में और निधन हुआ 1966 ईस्वी, 1966 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी 3 नंबर पर कौन आते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म कब हुआ? 1907 में, 1907 में और निधन हुआ था 1979 में। 4 नंबर पर लिखिए विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर 1912 में जन्म हुआ इनका। कब? 1912 में और निधन कब हुआ? 2009। ठीक, गोविंद वल्लभ पंत 1887 ईस्वी 1961, उदय शंकर भट्ट 1898 से 1966, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979, विष्णु प्रभाकर 1912 से 2009। अगले उपन्यासकार हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल और इनका जन्म हुआ था 1915 में। 1915 में और निधन हुआ 1995 में। अगले हैं लक्ष्मी नारायण लाल, 6 नंबर पर लक्ष्मी नारायण लाल। इनका जन्म हुआ था 1927 में और निधन 1987 में। ये हो गए प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार। कौन कौन है? गोविंद वल्लभ पंत है, 1887 में जन्म हुआ, 1961 में निधन हुआ। उदय शंकर भट्ट है, 1898 में जन्म हुआ, 1966 में निधन हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 में जन्म हुआ, 1979 में निधन हो गया। विष्णु प्रभाकर 1912 में जन्म हुआ, 2009 में निधन हो गया। रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 में जन्म हुआ, 1995 में निधन हुआ। लक्ष्मी नारायण लाल 1927 में जन्म हुआ और 1987 में निधन हो गया। इसके अलावा अन्य उपन्यासकार भी हैं। अन्य उपन्यासकार अन्य उपन्यासकार की बात करें तो कौन है? उषा देवी मित्रा है, उषा देवी मित्रा, इनको देख लेंगे हम थोड़ा सा। इसके साथ साथ जनार्दन मुक्तिदूत है, जनार्दन मुक्तिदूत। कृष्णचंद्र भिक्षु है, कृष्णचंद्र भिक्षु।
और वाल्मीकि त्रिपाठी। वाल्मीकि त्रिपाठी। आपसे अगर कोई पूछ ले कि ऐतिहासिक उपन्यासकार नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन है, जिससे आपको क्वेश्चन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक। प्रेमचंद्रोत्तर युग के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर, रामेश्वर शुक्ल अंचल, लक्ष्मी नारायण लाल। अन्य उपन्यासकार के रूप में उषा देवी मित्रा, जनार्दन मुक्ति दूर, कृष्णचंद्र भिक्षु, वाल्मीकि त्रिपाठी। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और एक एक उपन्यासकार के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म की बात करें तो 10 अगस्त 1907, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। जन्म 10 अगस्त 1907, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। और इनका निधन कब हुआ था? 1979 ईस्वी। निधन की बात करें 1979 ईस्वी। इनका उपन्यास कौन कौन सा है? आइए देखते हैं उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा। और ये कब है? 1946 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास हमने देखा, बाणभट्ट की आत्मकथा, कब है? 1946 में। अगला है चारू चंद्र लेख। चारू चंद्र लेख। और ये कब है? 1963 में। अगला उपन्यास है पुनर्वा। पुनर्नवा। पुनर्वा कब है? ये है 1973 में। अनाम दास का पोथा। अगला उपन्यास कौन सा है? अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा। और ये 1976 में है। 1976।
ये 4 उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं जिनको हमें देखना है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में, चारूचंद्र लेख 1963 में, पुनर्नवा 1973 में, अनाम दास का पोथा 1976 में। आइए देखते हैं, एक एक का वर्ण विषय भी देख लें। बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में। इसमें क्या है? आत्मकथात्मक शैली में रचित, आत्मकथात्मक शैली में रचित आत्मकथात्मक शैली में रचित बाणभट्ट के जीवन से संबंधित उपन्यास। बाणभट्ट के जीवन से संबंधित उपन्यास। उदात्त प्रेम का चित्रण है इसमें। इसमें क्या है? उदात्त प्रेम का चित्रण। बाणभट्ट का आधुनिक मानवतावादी दृष्टिकोण। देखिए, बाणभट्ट का आधुनिक मानवतावादी दृष्टिकोण बाणभट्ट का आधुनिक मानवतावादी दृष्टिकोण से चित्रण कथानक वर्धन एवं मौखारी। वर्धन एवं मौखरी वंश से संबंधित कथानक वर्धन एवं मौखरी वंश से संबंधित। पात्र कौन है? प्रमुख पात्र आइए देख लेते हैं। प्रमुख पात्र बाणभट्ट है, इसका नायक है बाणभट्ट। बाणभट्ट क्या है? नायक। इसके अलावा निपुणिका है। निपुणिका निपुणिका कौन है? बाणभट्ट की प्रेमिका है। लिख लीजिए, बाणभट्ट की प्रेमिका।
प्रेमिका, भट्टनी है, भट्टनी, सुचारिता है, सुचारिता, महामाया है, महामाया, अघोर भैरव, अघोर भैरव, बिरत ब्रज है, बिरत वज्र है, तुवर मिलिंद, तुवर मिलिंद, ये किसके पात्र हैं? ये पात्र हैं बाणभट्ट की आत्मकथा की। चलिए दोस्तों, इतना आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद फिर बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के और उपन्यास की तरफ, चारूचंद्र लेख की तरफ। आइए इस पेज को एक बार से दोहरा लें, उसके बाद फिर देखें आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 10 अगस्त 1907 छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन 1979 ईस्वी में हुआ था। उपन्यास कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा है, चारूचंद्र का लेख है, पुनर्वा है, अनामदास का पोथा है। 2020 में जो टीजीटी का पेपर हुआ था, इसको क्रम से लगाने के लिए आया था कि इसको आप क्रम से सेट कर दीजिए। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा को आरोही क्रम में लगाइए। ठीक, फिर हमने क्या देखा? बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में है। आत्मकथात्मक शैली में रचित बाणभट्ट के जीवन से संबंधित उपन्यास है। इसमें दिखाया क्या गया है? बाणभट्ट और निपुणिका के उदात्त प्रेम का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, उदात्त प्रेम का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। बाणभट्ट का आधुनिक मानवतावादी दृष्टिकोण में से चित्रण किया गया है। कथानक वर्धन एवं मौखरिक वंश से संबंधित है। ठीक, प्रमुख पात्र कौन? बाणभट्ट हैं जो इसके नायक है, निपुणिका है बाणभट्ट की प्रेमिका है, भट्टनी है, सुचारिता है, महामाया, अघोर भैरव, विराट ब्रज, तुवर मिलिंद, ये इसके पात्र हैं। तो आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो देखते हैं अगला उपन्यास इनका कौन सा है। चारूचंद्र लेख। चारूचंद्र लेख, और ये कब है? ये है 1963 में। भारत के 12वीं एवं 13वीं शताब्दियों के, देखिए, भारत के 12वीं एवं 13वीं शताब्दियों के सांस्कृतिक शताब्दियों के सांस्कृतिक इतिहास का चित्रण,
इतिहास का चित्रण। कथानक क्या है? कथानक लिख लीजिए, कथानक। उज्जैनी के राजा उज्जैनी के राजा सातवाहन से संबंधित, सातवाहन से संबंधित, सातवाहन से संबंधित। आपसे पूछेगा तो सीधे सीधे यही पूछेगा, सातवाहन से संबंधित उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा है? तो कौन सा है? चारूचंद्र लेख। और कब है? 1963 में। या आपसे यहां से भी पूछ सकता है, भारत के 12वीं और 13वीं शताब्दियों के सांस्कृतिक इतिहास का चित्रण हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में देखने को मिलता है? तो किस उपन्यास में? चारूचंद्र लेख में देखने को मिलता है। और आपसे या तो ऐसे लाइन दे देगा और मिलान करने के लिए बोल देगा कि आप लोग मिलान कीजिए। चलिए पात्र देखते हैं इसके कौन कौन से हैं। पात्र पात्र इसके चंद्रलेखा इसकी नायिका है, चंद्रलेखा। मैना है, भद्रकाली है, मैना भद्रकाली, चंद्रलेखा, मैना, भद्रकाली, सातवाहन, नागनाथ, सातवाहन, नागनाथ, और सीधी मौला है, इसमें सीधी मौला, सीधी मौला, और धीर शर्मा, विद्याधर, धीर शर्मा, विद्याधर, भट्ट है, विद्याधर भट्ट, और इसमें बोधा प्रधान, बोधा प्रधान, बोधा प्रधान इसके पात्र। चंद्रलेखा इसकी नायिका, मैना, भद्रकाली, सातवाहन, नागनाथ, सीधी मौला, धीर शर्मा, विद्याधर भट्ट, बोधा प्रधान। चारूचंद्र लेखा 1963 में लिखा गया। भारत के 12वीं और 13वीं शताब्दियों के सांस्कृतिक इतिहास का चित्रण है। कथानक उज्जैनी के राजा सातवाहन से संबंधित है। पात्र चंद्रलेखा इसकी नायिका, मैना है, भद्रकाली, सातवाहन, नागनाथ, सीधी मौला, धीर शर्मा, विद्याधर भट्ट, बोधा प्रधान। ठीक, अगला उपन्यास है पुनर्नवा।
पुनर्नवा कब है? 1973 में। ये दूसरा था। तीसरा पुनर्नवा कब है? 1973 में। ठीक। कथानक इसका क्या है? मृच्छकटिकम कथानक। संस्कृत की रचना है मृच्छकटिकम। एवं लोरिकायन एवं लोरिकायन मृच्छकटिकम एवं लोरिकायन पर आधारित ये दोनों क्या है? संस्कृत रचना है। मृच्छकटिकम और लोरिकायन क्या है? संस्कृत रचना है, इसी पर आधारित है। पर आधारित वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण। वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण। समुद्रगुप्त एवं कालिदास की कथा का चित्रण। समुद्रगुप्त एवं कालिदास की कथा का चित्रण। कथा का चित्रण। समुद्रगुप्त एवं कालिदास की कथा का चित्रण। पात्र कौन है? पुनर्नवा 1973 में है। कथानक मृच्छकटिकम एवं लोरिकायन पर आधारित। ये दोनों संस्कृत रचना है, उसी पर आधारित इसका कथानक है। वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण। समुद्रगुप्त एवं कालिदास की कथा का चित्रण भी इसमें देखने को मिलता है। पात्र की बात करें तो पात्र कौन कौन है इसमें? पात्र इसके पात्र है समुद्रगुप्त, कालिदास, समुद्रगुप्त, कालिदास, ये दो पात्र तो आपने विवरण में ही ले लिया। समुद्रगुप्त, कालिदास दो पात्र हो गए। श्याम रूप है, देवरात है। श्याम रूप, देवरात, मंजुला है, मृणाल है। मंजुला, मृणाल और है कौन? मंजरी। मंजिल। मृणाल जयनेन्द्र के उपन्यास त्यागपत्र का भी पात्र है। ठीक। प्रमोद, बुआ, मृणाल ये सब जयनेन्द्र के उपन्यास त्यागपत्र के भी पात्र है। इसके अलावा 4 नंबर पर आइए देखते हैं। आइए पुनर्नवा एक बार फिर से देख लें। पुनर्नवा 1973 कथानक मृच्छकटिकम एवं लोरिकायन पर आधारित।
वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण, समुद्रगुप्त एवं कालिदास की कथा का चित्रण, पात्र समुद्रगुप्त, कालिदास, श्यामरूप, देवरात, मंजुला मिराल, मंजरी। ठीक, अगला उपन्यास है अनामदास का पोथा। 4 नंबर पर लिखिए अनामदास का पोथा। और ये कब है? ये है 1976 में। इसको अर्थरैक आख्यान भी कहा जाता है, तो लिख लीजिए ब्रैकेट में अर्थरैक आख्यान। अर्थरैक आख्यान। कथानक की बात करें, इसका कथानक क्या है? छंदोग्य एवं कथानक। छंदोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषदों पर आधारित। छंदोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषदों पर आधारित। उपनिषदों पर आधारित। छंदोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषदों पर आधारित। लोगों तक उपनिषदों की जानकारी पहुंचाने के लिए लोगों तक उपनिषदों की जानकारी पहुंचाने के लिए कथानक छंदोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषदों पर आधारित लोगों तक उपनिषदों की जानकारी पहुंचाने के लिए इस उपन्यास की रचना की गई। इस उपन्यास की रचना की गई। की रचना की गई। इसमें क्या है? रैक्य मुनि के त्याग एवं समर्पण का चित्रण। लिख लीजिए रैक्य मुनि के त्याग, रैक्य मुनि के त्याग एवं समर्पण का चित्रण। एवं समर्पण का चित्रण। रैक्य मुनि के त्याग एवं समर्पण का चित्रण किसमें है? अनामदास का पोथा। आइए पात्र देख लेते हैं, इससे पात्र कौन है।
पात्र की बात करें तो पात्र तपस्वी ऋक हैं, तपस्वी ऋक जिसको ऋक मुनि कहा जा रहा है, तपस्वी ऋक। और तपस्वी ऋक और कौन है? ऋक मुनि, ऋक मुनि। ये ऋक मुनि के पिता है, कौन? तपस्वी ऋक। ठीक। और नायक कौन है? तपस्वी ऋक ही नायक है, और इन्हीं के पुत्र कौन है? ऋक मुनि। ठीक, समझ में आया दोस्तों? तपस्वी ऋक इसका नायक है और इनका पुत्र ऋक मुनि है। इसके अलावा और कौन है इसमें? जबाल है, जबाल और राजा जनश्रुति, राजा जनश्रुति। राजा जनश्रुति, औदंब रायण, औदंब रायण, औदंब रायण। इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, औदंब रायण। राजा श्रुति, औदंब रायण। पात्र की बात करें तो पात्र कौन कौन है? तपस्वी ऋक के हैं, और ऋक मुनि के जो पिता हैं कौन है? तपस्वी ऋक के हैं। और नायक कौन है? तपस्वी ऋक ही इसका नायक है। जबाल है, राजा जनश्रुति है, औदंब रायण है। किसके पात्र हैं? ये पात्र हैं अनामदास का पोथा। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी कंप्लीट होते हैं। ठीक, आप लोग लिख लीजिए और इस पेज को एक बार हम रिपीट कर लें। हम देख रहे हैं चारूचंद्र लेख 1963 में भारत के 12वीं और 13वीं शताब्दियों के सांस्कृतिक इतिहास का चित्रण, कथानक उज्जैनी के राजा सातवाहन से संबंधित है। पात्र कौन है? चंद्रलेखा है, जो इसकी नायिका है। मैना, भद्रकाली, सातवाहन, नागनाथ। सीडी मौला, धीर शर्मा, विद्याधर भट्ट, बोधा प्रधान। फिर पुनर्नवा की बात करें तो ये 1973 में है। कथानक मृच्छकट्टम एवं लौरिकायन पर आधारित। वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण, समुद्रगुप्त एवं कालिदास की कथा का चित्रण। पात्र समुद्रगुप्त, कालिदास, श्यामरूप, देवरात, मंजुला, मृणाल, मंजरी। अनामदास का पोथा 1976 में अथराय आख्यान है। कथानक छंदोगत एवं बृहद अरण्य उपनिषदों पर आधारित। लोगों तक उपनिषदों की जानकारी पहुंचाने के लिए इस उपन्यास की रचना की गई। ऋक मुनि के त्याग एवं समर्पण का चित्रण है। पात्र तपस्वी ऋक है, जो इसका नायक है। ऋक मुनि तपस्वी ऋक का पुत्र है। जबाल है, राजा जनश्रुति है, औदंब रायण है। तो दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो अब देखते हैं अगले रचनाकार विष्णु प्रभाकर।
विष्णु प्रभाकर। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, विष्णु प्रभाकर। जन्म 1912, मीरनपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। जन्म की बात करें, कब? 1912 ईस्वी, मीरनपुर, मुजफ्फरनगर, जन्म 1912 ईस्वी, मीरनपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। मुजफ्फर गलत है ये, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। निधन की बात करें तो इनका निधन 2009 में हुआ। निधन कब हुआ? 2009। उपन्यास कौन कौन सा है इनका? उपन्यास ढलती रात, ढलती रात। और ये कब है? 1951 में। 1951, ब्रैकेट में लिख लीजिए। 1955 में निशिकांत के नाम से पुनः प्रकाशित। 1955 में निशिकांत के नाम से पुनः प्रकाशित। 1955 में किस नाम से? निशिकांत नाम के नाम से पुनः प्रकाशित। अगला उपन्यास है तट के बंधन। अगला उपन्यास कौन सा है? तट के बंधन। तट के बंधन। और ये कब है? ये है 1955 में। स्वप्नमयी 1956 में।
स्वप्न मई। स्वप्न मई कब है? 1956। दर्पण का व्यक्ति, अगला उपन्यास कौन सा है? दर्पण का व्यक्ति। दर्पण का व्यक्ति 1968 में। 1968 में इसको फिर से प्रकाशित कराया गया था संस्कार नाम से। तो लिख लीजिए, इसे 1993 में, इसे 1993 में संस्कार नाम से फिर से प्रकाशित करवाया। संस्कार नाम से फिर से प्रकाशित करवाया। इसे 1993 में संस्कार नाम से फिर से प्रकाशित करवाया। संस्कार नाम से प्रकाशित करवाया, या लिख लीजिए फिर से, नहीं तो आप लोग दोबारा नहीं समझ पाएंगे। इसे 1993 में संस्कार नाम से फिर से, लिख लीजिए यहाँ पर, फिर से प्रकाशित करवाया। मतलब कि दोबारा इसको प्रकाशित करवाया गया। किस नाम से? संस्कार नाम से। उपन्यास कौन सा था? दर्पण का व्यक्ति। दर्पण का व्यक्ति नाम से कब था? 1968 में। आवारा मसीहा 1974 में। अगला उपन्यास कौन सा है? आवारा मसीहा। और ये कब है? 1974 में। 1974 में। कोई तो 1980 में। कोई तो कब है? 1980 में। अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर 1992 में। अर्धनारीश्वर निबंध भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और अर्धनारीश्वर उपन्यास किसका है? विष्णु प्रभाकर का। और इस पर इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला ये भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 1993 में। 1993। अर्धनारीश्वर 1992 में है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1993 में। संकल्प 1993 में इनका अगला उपन्यास है संकल्प। संकल्प कब है? 1993 में। और ये किसके उपन्यास हो गए? ये हो गए विष्णु प्रभाकर के उपन्यास। जन्म 1912 ईस्वी में, मीरनपुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। निधन 2009 ईस्वी में। निधन कब हुआ? 2009 ईस्वी में।
उपन्यास कौन सा है? ढलती रात। ढलती रात कब है? 1951 में। और ढलती रात को 1955 में निशिकांत के नाम से पुनः प्रकाशित करवाया गया था। मतलब कि इसका प्रकाशन फिर से हुआ, किस नाम से? निशिकांत के नाम से हुआ था। और कब हुआ? 1955 में। आपसे पूछ सकता है ढलती रात का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? निशिकांत है। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि निशिकांत किसका उपन्यास है? किसका उपन्यास है? विष्णु प्रभाकर का। निशिकांत का प्रकाशन कब हुआ? 1955 में हुआ। और उपन्यास कौन है? तट के बंधन 1955 में है। स्वप्नमयी 1956 में है। दर्पण का व्यक्ति 1968 में है। इसे 1993 में संस्कार नाम से फिर से प्रकाशित किया गया। अब आपसे पूछ ले कि संस्कार उपन्यास किसका है और ऑप्शन में विष्णु प्रभाकर को लगा दे, तो आपको ध्यान रखना होगा संस्कार दर्पण का व्यक्ति का, दर्पण का व्यक्ति का ही दूसरा नाम संस्कार है, जो 1993 में संस्कार के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो संस्कार किसका उपन्यास हुआ? विष्णु प्रभाकर का उपन्यास हुआ। आवारा मसीहा 1974 में, कोई तो 1980 में, अर्धनारीश्वर 1992 में। कई बार पूछा गया उपन्यास अर्धनारीश्वर 1992 में है। और इस पर विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1993 में। इस पर निबंध लिखा है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संकल्प की बात करें तो ये 1993 में। तो इनका उपन्यास कौन कौन सा है एक बार फिर देख लें। ढलती रात 1951 में, 1955 में निशिकांत के नाम से पुनः प्रकाशित। तट के बंधन 1955 में, स्वप्नमयी 1956 में, दर्पण का व्यक्ति 1968 में, इसे 1993 में संस्कार नाम से फिर से प्रकाशित करवाया। आवारा मसीहा 1974 में, कोई तो 1980 में, अर्धनारीश्वर 1992 में। इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1993 में मिला था। संकल्प 1993। चलो इसका वर्ण विषय लिख लेते हैं अब हम लोग। नंबर 1, ढलती रात। उन्नीस सौ इक्यावन। 1955 में निशिकांत के नाम से पुनः प्रकाशित। 1955 में निशिकांत के नाम से पुनः प्रकाशित। 1920 से 1936 तक। कब तक? 1920 से 1936 तक। 1920 से 1936 तक। उन्नीस सौ बीस से 1936 तक की भारत की राजनैतिक एवं सामाजिक स्थितियों का चित्रण। स्थितियों का चित्रण। तट के बंधन
और ये कब है? ये है 1955 में। प्रेम विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण। प्रेम विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण। स्वप्नमयी 1956। स्वप्नमयी कब है? 1956। स्त्री के स्वप्नजीवी चरित्र का चित्रण। स्त्री के स्वप्नजीवी चरित्र का चित्रण। चलिए आगे अगले पेज पर देखेंगे। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहले आइए इस पेज को दोहरा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं विष्णु प्रभाकर को। जन्म की बात करें 1912 ईस्वी, मिलनपुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। निधन 2009 में। उपन्यास ढलती रात 1951 में है। 1955 में निशिकांत के नाम से पुनः प्रकाशित। तट के बंधन 1955 में है। स्वप्नमयी 1956 में है। दर्पण का व्यक्ति 1968 में है। इसे 1993 में संस्कार नाम से फिर से प्रकाशित करवाया। आवारा मसीहा 1974 में है। कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इस पर। कब मिला? 1993। संकल्प 1993 में है। ढलती रात 1951। 1955 में निशिकांत के नाम से पुनः प्रकाशित। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं इनके उपन्यास का वर्ण विषय क्या है। ठीक है, तो ढलती रात 1951 में, 1955 में निशिकांत के नाम से पुनः प्रकाशित। 1920 से 1936 तक की 1920 से 1936 तक की भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितियों का चित्रण है। तट के बंधन 1955 में प्रेम विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण है। स्वप्नमयी 1956 में स्त्री के स्वप्नजीवी चरित्र का चित्रण है। इतना आप लोग लिख लीजिए। फिर अगले पेज पर इनका और वर्ण विषय देखेंगे और उपन्यासों का। लिख लिया दोस्तों? आओ चलो बढ़ते हैं आगे। श्रीलाल शुक्ल वाला आप लोग सही कर लीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको 2009 में मिला था। कल की क्लास में कराया गया है। अमरकांत के साथ संयुक्त रूप से 2009 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक, 2011 में तो उनका निधन हो गया था श्रीलाल शुक्ल का, और अमरकांत का निधन 2013 में हुआ था। अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दर्पण का व्यक्ति। दर्पण का व्यक्ति ये कब है?
ये 1968 में है। उन्नीस सौ तिरानवे में 1993 में संस्कार के नाम से पुनः प्रकाशित। संस्कार के नाम से पुनः प्रकाशित। स्त्री जात के त्याग, स्त्री जात के त्याग स्त्री जात के त्याग, बलिदान आदि संस्कारों का चित्रण। त्याग, बलिदान आदि संस्कारों का चित्रण। अगला उपन्यास है आवारा मसीहा। अगला उपन्यास कौन सा है? आवारा मसीहा। आवारा मसीहा 1974 में। जीवनी परक उपन्यास है ये क्या है? जीवनी परक उपन्यास। और ये किस पर लिखा गया है? ये लिखा गया है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है। लिख लीजिए, शरद चंद्र शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की के जीवन पर आधारित, के जीवन पर आधारित। आज कुछ गला सही नहीं लग रहा है, कई बार शब्दों में गलतियां निकल रही हैं। आवारा मसीहा 1974 जीवनी परक उपन्यास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित। अगला उपन्यास है कोई तो। कब है? 1980। कोई तो 1980। बलात्कार एवं स्त्रियों की समस्याओं का चित्रण। बलात्कार एवं
स्त्रियों की समस्याओं का चित्रण। अर्धनारीश्वर अगला उपन्यास कौन सा है? अर्धनारीश्वर कब है? 1992। 1993 में इस पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो लिख लीजिए 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पुरस्कार मिला। बलात्कार एवं स्त्रियों की समस्याओं का चित्रण। बलात्कार एवं दोनों में सेम है। किसमें? कोई तो अर्धनारीश्वर, दोनों का वर्ण विशेष क्या है? सेम। बलात्कार एवं स्त्रियों की समस्याओं का चित्रण। का चित्र। अगला है संकल्प। 1993 में। इसमें क्या है? कुछ स्त्रियां जो पुरुषों द्वारा छोड़ दी जाती हैं तो उनको क्या कहते हैं? परित्यक्त, मतलब उनको त्याग दिया गया है। परित्यक्त स्त्रियों की मानसिक स्थिति का चित्रण। लिख लीजिए परित्यक्त स्त्रियों की मानसिक स्थिति का चित्रण। किसमें है? संकल्प में। तो यहाँ पर विष्णु प्रभाकर का उपन्यास कंप्लीट होता है। आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर लें और फिर आगे देखें। इस पेज पर हमने क्या देखा? दर्पण का व्यक्ति 1968 में। 1993 में संस्कार के नाम से पुनः प्रकाशित हुआ। स्त्री जात के त्याग बलिदान आदि संस्कारों का चित्रण इसमें दिखाया गया है। आवारा मसीहा जीवनी परक उपन्यास है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। कोई तो 1980 में है। बलात्कार एवं स्त्रियों की समस्याओं का चित्रण है। अर्धनारीश्वर में भी बलात्कार एवं स्त्रियों की समस्याओं का चित्रण है। फर्क इतना है कि कोई तो पे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला था और इस पर अर्धनारीश्वर पर क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला? 1993 में। कोई तो 1980 में है। अर्धनारीश्वर 1992 में। संकल्प 1993 में है। परित्यक्त स्त्रियों की मानसिक स्थिति का चित्रण देखने को मिलता है।
चलो हो गया दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे। चलो क्लास यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अभी 5-6 कभी बचे हुए हैं, ये मान के चलो कि कम से कम 25 से 30 मिनट या 40 मिनट समय लग सकता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर कमेंट करिए। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, छाया मत छूना किसकी प्रसिद्ध कविता है? अभी तक किसी भी स्टूडेंट का उत्तर नहीं आया, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया कि इनकी कविता है। अगर आप इतनी प्रसिद्ध कविता के रचनाकार को नहीं बता पाओगे तो समस्या है। चलो ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा, क्लास यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।